प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान ने हफ्ते से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह का भी भरपूर जवाब देने का ऐलान। विफाकी फोर्स का मार्च मुजाहिरीन पर रबर बुलेट्स नए तरीके से आजमाने का फैसला। एक मरतबा फिर विफाकी दारुल हुकूमत में कशीदगी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। इसके अलावा बात करेंगे जज जेबा केस। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में माफी मांग ली। फर्द जुर्म मौखिर। इमरान खान की नाअहली से बचने के चांसेस बढ़ गए। माफिया से लड़ रहा हूं, अदालत से नहीं लड़ सकता, इमरान खान का बयान। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वापस पार्लियामेंट जाने का भी मशवरा दे दिया। क्या इमरान खान की जल्दी इलेक्शन की ख्वाहिश अब पूरी हो सकेगी? इसके अलावा बात करेंगे करोड़ों अफराद की तकलीफ में भी पाकिस्तानी बैंक्स को रहम ना आया। बैंक्स की नालायकी से अरबों रुपए मुतासरीन में तकसीम ना हो सके। सैलाब मुतासरीन इमदाद का मुंह तकते रह गए, जबकि बैंक्स ने ओवर बुकिंग करके हज के ख्वाहिशमंदों से अरबों रुपए कमा लिए। विफाकी काबीना इजलास में बैंक्स के हज बुकिंग स्कैंडल का बड़ा इंकशाफ। दूसरी जानिब सिंध में किसानों को गंदम की ज्यादा कीमत देने पर काबीना में फड्डा, वज़रा तकसीम हो गए। वजारत खुराक ने सिंध में गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डे था लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान, सीनियर वकील हैं हामिद खान साहब, जो इस केस में इमरान खान साहब की पैरवी कर रहे थे। ओवर टू यू। जी, मेरा ख्याल है हामिद खान साहब से ही स्टार्ट लेते हैं। इनका बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और पहले भी हमने 2-3 दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन लाइक ए प्रोफेशनल ओल्ड स्कूल तो उन्होंने दोनों दफ़ा कहा क्योंकि ये केस अभी अदालत में है तो मैं वहाँ पे अपने आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ या क्लाइंट को मैं वहाँ पे ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिहाजा वो नहीं है। तो वादा किया था इन्होंने कि जो ही केस किसी वन वे द अदर कोई सेटल हुआ तो देन विल कम एंड जॉइन योर शो। सो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो मेरा ख्याल खान साहब से ही उनसे शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, आपकी मेहरबानी। हालांकि आप ट्रैवल कर रहे थे, हमें बताया गया है, आपने फिर भी इस पर टाइम निकाला है। सर, आज जो स्ट्रेटजी थी, जो मैंने उस वक्त पहले भी बात की थी, हमने 2-3 दफ़ा मैंने और आमिर साहब ने, कि पहले दिन भी ये माफ़ी मांगी जा सकती थी, ये बात वहीं पे ख़त्म की जा सकती थी, लेकिन ये शायद उसकी हर वकील की अपनी स्ट्रेटजी होती है कि नहीं, कि पहले दिन ज़रा बारगेनिंग चिप रखी जाए, थोड़ी सी कुछ स्पेस रखी जाए कि रेग्रेट से या कोई अल्फाज वापस लेने से लेके तो माफ़ी तक का सफ़र है। सर, ये आपकी स्ट्रेटजी थी या ये डेवलपिंग ये सिचुएशन ऐसी होगी अदालत का रवैया देख के कि पहले आपने माफ़ी नहीं मांगी, आपके क्लाइंट ने पहले दिन या पहली पेशी पे, आज वही माफ़ी मांग ली गई, तो पहले दिन क्यों नहीं मांगी गई सर? ये देखिए, ये पहले दिन भी ऐसी बात कर दी थी हमने, जो अपना जवाब दाखिल किया था, कहा था कि हम वापस रहने को तैयार हैं अगर खातून जज जो हैं उनको कोई तकलीफ पहुंची है। तो वो पहले दिन भी कही थी, दूसरे दफा भी कही थी। ये अदालत का अपना एक स्वाबदीदी तरीका होता है कि कभी वो ज्यादा रिसेप्टिव होती है, कभी कम। तो आज जो बात हम पहले भी यही बाय लार्ज हमने कहा था और आज भी वही कहा है, तो इसलिए कोई हमारी तरफ से कोई मुख्तलिफ स्ट्रेटजी नहीं है। ये अदालत जिस तरह बेहतर उन्होंने समझा उन्होंने किया। बहरहाल आज हमारी कोशिश ये थी कि इमरान खान साहब खुद अदालत के सामने अपना बयान दें, और हो सकता है अदालत उनके बयान उनको सुनकर मुतमईन हो जाए, और यही हुआ है। आपको लगता है कि ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि वो जो दूसरा ग्रुप है, स्पेशली PML नवाज़ के लोग हैं, वो रेफरेंसेस देते हैं तलाल चौधरी साहब के, वो निहाल हाशमी साहब के देते हैं, दानियाल अजीज़ साहब का कहते हैं कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी, अपने आप को सबमिट भी किया, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उनको स्पेयर नहीं किया गया था। तो खान साहब जो हैं उन्होंने तो आके पहले अनकंडीशनल माफ़ी भी नहीं मांगी, अब जाके वो कह रहे हैं जी आप कहते तो मैं घर जाने को तैयार हूँ। आपको क्या लगता है कि केस जो है ये यहीं पे आके सेटल हो जाएगा, या खान साहब की जाने की तो कोई बात नहीं हुई? आपने कहाँ सुन लिया कि घर चले जाओ? ये सर रिपोर्ट हो रहा है अदालत में जा सकते हैं। अदालत सर। वो तो ओपन अदालतें होती हैं, कभी भी कोई भी पाकिस्तानी शहरी जा सकता है। तो वो पहले दिन से ही हमारी पोजीशन थी कि हमारा मकसद ये नहीं था, ना हमने उनको धमकी दी है, ना धमकी देने के कभी हम सोच भी सकते हैं। हम तो रूल लॉ के हक के लिए हैं। तो लेकिन अगर हमारी बात का ये मतलब ले लिया गया है तो फिर हम अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार है और माजूद करने को तैयार है।
ये दिन पहले दिन भी हमारा यही मौक़िफ़ था, बल्कि पिछली दफा भी खान साहब ने इजाजत मांगी थी, उस दिन अदालत ने इजाजत नहीं दी उनको बयान देने की। आज पहली चीज मैंने उठ के यही अदालत से रिक्वेस्ट की कि पिछली दफा आप उस वक्त अदालत बर्खास्त कर रहे थे तकरीबन, तो उस वक्त जब कहा गया तो उस वक्त तो आपने आपके लिए मौका नहीं था, लेकिन आज मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि सबसे पहले कोई और कार्रवाई करने से पहले आप इनको मौका दें कि अपना मौक़िफ़ बयान कर दें। तो उस पर अदालत ने बहुत वसी कल्बी दिखाते हुए उनको कहा गया, हाँ बताइए आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो आपके सामने है, वो आप ऑर्डर की कॉपी भी आपको मिल गई होगी। मेरे नज़दीक ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं, जो बात उसमें ऑर्डर में लिखी हुई है वही बिल्कुल दुरुस्त है, जो बात कही थी वही अदालत में आ गई। जी हामिद अली खान साहब, ये पहले वकला का आपके भी मौक़िफ़ था और ये से एक स्ट्रेटजी भी समझा जा रहा था कि हाई कोर्ट के लेवल पे अनकंडीशनल अपॉलजी से एडमिशन हो जाता है, तो अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाके जब देखेंगे कोई और चारा नहीं है तो आखिर में मांगनी चाहिए। हाई कोर्ट के लेवल पे अनकंडीशनल अपॉलजी नहीं मांगनी चाहिए। कुछ वकला का ये मौक़िफ़ था। अभी जो है मेरी ये सुने, अभी थोड़ा सा मौखर हो गया है पर मामला कम्प्लीटली टला नहीं है। अभी भी जो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने अनकंडीशनल अपॉलजी नहीं की है, उन्होंने वही इफ्स एंड बट्स वाला ही है, ज़रा डिफरेंट अंदाज से कह दिया कि अगर आप समझते हैं कि मैंने ट्रांसग्रेस किया है तो मैं उनसे जाके माफ़ी कर लेता हूँ, मेरा ये इरादा नहीं था। तो आपका ख्याल में कि अदालत के लिए ये अभी क्योंकि उन्होंने हल्फनाम उनसे लेना है, हल्फिया बयान लेना है, तो उसके अंदर अगर ये नहीं लिखा होगा अनकंडीशनल अपॉलजी तो अदालत का मूड बदल सकता है। अब पहले से क्या लिखा हुआ क्या नहीं, जब वो लिखा जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा। मैं इसलिए बारहा कोशिश करता हूँ कहने की कि जो मामला पेंडिंग है उस पर सवाल ना पूछे, जो गुजर गए उस पर बात कीजिएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं उसमें क्या लिखता हूँ और मेरे क्लाइंट की और मेरी आपस में किस हवाले से क्या बात होती है उस पर मैं कोई बात नहीं। फिर ना दुरुस्त फरमाया आपने, मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ। आप एज अ वकील क्या समझते हैं कि मामला ये वाला टाल चुका है या अभी ये मसला? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मामला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जो आप फैसला देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि हम बज़ाहिर इससे मुतमईन हैं इनके बयान से। अब इनको मौका देते हैं कि ये अपना एफिडेविट भी दाखिल करा दें और उसके बाद उन्होंने तारीख रखती है। तो मेरे नज़दीक से मामला काफ़ी हद तक ये जो है मुकम्मल हो चुका है। ये मशरूत एफिडेविट भी जो हम जमा कराएंगे उन्हीं लाइंस पर होगा जो कि अदालत के ऑर्डर में ऑलरेडी आ चुका। ये मशरूत है इमरान खान साहब का सबॉर्डिनेट अदालत में जाना, और क्या ये भी है कि उनका ये उन्होंने वॉलंटरली दिया है उनको मुतमईन खातून जज को मुतमईन करने के लिए कि वो किसी थ्रेट में नहीं है, क्योंकि इस बात की वजाहत की है कि ना मैं ना मेरी पार्टी का कोई शख्स उनको किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं उनको सिर्फ मुतमईन करना चाहता हूं कि हम उनकी इज्जत करते हैं और वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे महफूज समझे। उनका मुतमईन होना मशरूत है? नहीं, सिर्फ जाके ये अपने अल्फाज कहेंगे, उनकी ये मैटर नहीं करता कि सबॉर्डिनेट जज साहबा वो क्या उनका क्या रद्द अमल होता है। नहीं, वो बात तो जो करनी सेटिस्फाई तो हमने हाई कोर्ट को करना था वो हमने कर दिया। वो सिर्फ हम उनकी इज्जत और तकरीम के लिए ये हमने ऑफर की है कि हम ये भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ओपन अदालतें हैं, जज सारे हमारे लिए। जिनका ये कहना था कि अगर शुरू में ही माफी मांग ली जाती और क्लियर कट इसमें इफ्स एंड बट्स ना डाले जाते
तो ये तलवार इस हद तक ना लटकती। तो आपके ख्याल में जिस तरह से शुरू से लेकर और आज के दिन तक इस केस को आपने इसकी जाहिर है पैरवी की है और यू आर लीडिंग इट, तो आप सेटिस्फाइड हैं कि या उस इतराज के बारे में आप क्या कहेंगे जो उठाया जाता था कि अगर पहली दफा ही माफी मांग ली जाती तो बात खत्म हो जाती? वो तो कोई जो जो आपके सामने है उसमें कोई गैर मशरूत माफी आज भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमने कोई स्टैंस में तब्दीली नहीं की। मुख्तलिफ लोग जो पार्टियों के अंदर और बाहर होते हैं उनके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। वो क्रिटिसिज्म जो है वो अपने पर्टिकुलर एंगल से करते हैं, लिहाजा मुझे इस बात का जवाबदेह नहीं किसी के पास होना है कि ये होता तो बेहतर था, ये ना होता तो बेहतर नहीं था। जो मुनासिब तरीके से हम अपनी नुमाइंदगी कर सकते थे और अपने मुतमईन कर सकते थे अदालत को, हमने उस तरह से प्रोसीड किया है। और अच्छी बात यह है कि आज अदालत ने इत्मीनान का इजहार कर दिया है अपने ऑर्डर में। खान साहब, आप एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की वकालत के हवाले से, बड़े अहम केसेस आपने जीते भी हैं, आपके क्रेडिट पे हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, जो दूसरी साइड है, कि उसमें क्या फ़र्क है? तलाल चौधरी साहब हूँ, दानियाल अजीज़ साहब हूँ, निहाल हाशमी साहब, उनके केस में और इमरान खान साहब के केस में क्या डिफरेंस है आपको कि उन तीनों को माफ़ी नहीं मिली थी और आपने जैसे बताया भी आर्डर में लिखा है कि हाई कोर्ट जो है उन पर राज़ी हो गए, तो इनमें क्या डिफरेंस था? एक आम आदमी समझने की कोशिश करेगा कि उन तीनों को माफ़ी नहीं मिली थी, वो नाअहल हो गए थे, खान साहब की माफ़ी कबूल कर ली गई। सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अगर उनके फैक्ट्स देखेंगे तो बड़े मुख्तलिफ हैं, बल्कि जो हमने सप्लीमेंट्री रिप्लाई जमा कराया था, अगर आपको पढ़ने का मौका मिला हो तो मैंने उन दो केसेस का, जो तलाल चौधरी का और जो उनका अजीज साहब का केस था, उनसे बड़ा वाज़े तौर पर डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है कि वो केसेस क्या थे और ये केस का जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों केसेस में। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिससे किसी को बुरा भला कहा गया हो। ये उस केस में उन्होंने तो तरह तरह के गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे जजेस के बारे में। वहाँ यहाँ तक कहा गया था कि ये जो है रहमत बाबा नहीं, ये रहमत बाबा है, क्या कुछ है। अगर आप पढ़ें तो सही, वो तो डायरेक्ट अटैक है और वो तो एक पॉलिसी ऑफ दी पार्टी है जिसके तहत वो सारी बातें कही गई थी। बहुत जमीन आसमान का फर्क है इन तीनों केसेस का आज के इस केस के साथ। अच्छा सर, क्योंकि खान साहब को पहले भी वार्निंग सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी थी, आपको याद होगा, पहले भी इनको समन किया गया था, नोटिस हुए थे खान साहब को, तो वो भी तो एक मतलब ट्रैक रिकॉर्ड तो है खान साहब का कि अदालतों के हवाले से उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उसमें एग्रेशन है, एग्रेसिव टोन जो है वो खान साहब तो पहले भी उनको याद दहानी या यकीन दहानी करा चुके थे अदालत को कि मैं नहीं करूँगा, फिर भी हुई, उनको फिर भी मेरा ख्याल दूसरी दफ़ा उनकी बात मानी गई। मेरी बात सुनिए ना, वो पहले बारी जो था उसमें मैं ही वकील था इनका, 2013 की बात है, जब वो शर्मनाक वाली बात आई थी उस पर अदालत ने पूरी तरह मुतमईन हुई थी और वो जजमेंट पढ़ने वाली जजमेंट है। मैंने इसमें रिलाई किया इस केस में, तो उसमें उन्होंने पहले भी इनके कॉन्डक्ट के बारे में तारीफ की थी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा था कि हम इनके किसी भी कॉन्डक्ट से, जिस तरह ये अदालत में पेश हुए हैं, जिस तरह इनका केस कंडक्ट हुआ है, उससे कहीं भी ये नजर नहीं आता कि ये अदालत की तौहीन करने की इनका इरादा था या इन्होंने अदालत की तौहीन की। तो मेरे नजदीक दोनों केसेस में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि जाहिर होता हो कि उनका मकसद किसी अदालत की तौहीन करना है, ना 2013 वाले केस में ना आज के केस। खान साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे ये कम्प्लीमेंट पेश करने दें आपको कि जब भी खान साहब ट्रबल में आए हैं, स्पेशल जब पावर से बाहर हूँ, तो आपने इनको रेस्क्यू किया है। 2013 का केस भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, 3.5 साल वजीर आजम रहे हैं, हमने आपको कहीं करीब नहीं देखा, कोई अटॉर्नी जनरल नहीं है, कोई लॉ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं है, कभी कंसल्टेशन के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि उनकी टीम के बहुत सारे लोग बड़े सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या वजह है कि आपके पास ऐसा कौन सा गुर है कि जाके अदालतों से आप इनको तो माफ़ी तलाफ़ी ले देते हैं,
दानियाल तलाल के वकील नालायक थे, मतलब माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ, या उनके दलाइल में कमी थी, या उनके क्लाइंट इतने ज़्यादा वो थे, अग्रेसिव थे कि माफ़ी नहीं दे सका? आपके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है सर कि आप खान साहब को बेल आउट कर लेते हैं हर दफ़ा, और खान साहब पावर में आके आपको दूर रखते हैं, खुद से करीब नहीं आने देते? देखिए, बात सुनिए, उन्होंने को दूर नहीं रखा। मैं भी कोई इतने ना इक़्तिदार का शौकीन हूँ, ना ही मैं को औहदा कभी मैंने जिंदगी में किसी औहदे की ख्वाहिश की है। तो वो बात नहीं थी कि मैं कोई ऑफिस लेना चाहता था। ऑफिस मेरा कभी भी परसूट नहीं रहा सारी उम्र। मैं खिदमत करने वाला आदमी हूँ, मैं मजलूम के साथ खड़ा होता हूँ, कभी जालिम के साथ खड़ा नहीं हुआ। आपके सामने है किस तरह से मेरी पार्टी के खिलाफ मैंने काजी फाइज का केस लड़ा है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि वहां पर ज्यादती की जा रही थी एक साफ सुथरे ईमानदार जज के साथ। तो मैंने उसमें हुकूमत का नहीं बल्कि जज साहब का साथ दिया था। तो और आज भी मैं शौकत सिद्दीकी की वकालत कर रहा हूँ। ना उनका मेरी पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना कोई जाती ताल्लुक है, लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ कि उनके साथ बहुत बड़ी कानूनी और आईनी तौर पर ज्यादती हुई है, मैं उनका केस लड़ रहा हूँ। तो मैं किसी ओहदे के पीछे नहीं कभी भी गया। तो जहां तक इमरान खान साहब के इन केसेस का, और भी कुछ केसेस किए हैं, मेरी कोशिश ये रही है कि इनको सियासत से बाहर ना होने दिया जाए। उनके बारहा कोशिश हुई है। 2007 में इलेक्शन कमीशन में पूरी कोशिश की थी एमक्यूएम ने इनको डिस्क्वालीफाई कराने की। उस वक्त भी मैंने इनको डिफेंड किया था और वो एमक्यूएम की पिटीशंस डिसमिस करवाई थी। इसी तरह 2013 में और इसी तरह अब मैं समझता हूँ ये एक अच्छे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको सियासत में रहना चाहिए। और ये खान साहब, आप बड़ी खूबसूरत बात कह रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं मुनीर नियाजी साहब की जो नज़म याद आ जाती है पंजाबी की, वो कहते हैं ना, कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का भी शौक सी। खान साहब भी तो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, आप बता रहे हैं 2007 से मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि उनको सियासत से आउट कर दिया जाए, और हर दफ़ा आप उनको बचा लेते हैं। तो कब तक खान साहब को आप बचाते रहेंगे? खुद भी तो शौक रखते हैं ना थोड़ा सा, जो वो मुनीर नियाजी साहब वाली उसमें ज़बान में कोई सानू मरण का शौक भी सी। बहरहाल बस ये हमें उम्मीद है कि आइंदा ज्यादा मोहतात होंगे और मोहतात। वो कहते नहीं इस उम्र में खाक मुसलमान होंगे सर, वो भी तो है ना कि इस उम्र में मतलब 70 साल में मतलब क्या जाके सीखते। बारह लास्ट क्वेश्चन सर मेरी साइड से, अगर आमिर साहब पूछना चाहें। फवाद चौधरी साहब के साथ साफ ज़ाहिर है, वी अंडरस्टैंड देयर इज अ बैड ब्लड, आप और उनका है, वो चलता रहता है। लास्ट में हमारे शो में आए थे तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने बड़ी गलती की थी, उन्हें हामिद खान साहब को आपका कहा उन्हें वकील नहीं करना चाहिए था, और बड़ी साफ ज़ाहिर उन्होंने तनकीद भी की। आप पर उनका क्या ऐसा, ये क्या वजह है आपकी और उनकी फवाद चौधरी साहब की? मैं बाज़ लोगों का नाम भी किसी शरीफाना महफिल में लेना पसंद नहीं करता, तो इसलिए उससे जबान गंदी हो जाती है उनका जिक्र करने से। तो मैं कोई माफ कीजिएगा, आपने जिक्र किया हुआ, वहीं से मामला खराब हुआ है। तो बस इसको जाने ही दें, छोड़ें, इस काबिल नहीं है कि इस किस्म के किसी शख्स का कहीं पर भी जिक्र हो। मैं कम से कम अपनी जबान से ऐसे शख्स का कोई जिक्र नहीं करना चाहता जिसको मैं कभी वकील माना है, ना मैंने कोई उसको किसी तौर पर भी शरीफ आदमी माना। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम दिया सर, हमें बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरीज के हवाले से। 13 सितंबर के काबीना इजलास की कुछ अंदरूनी कहानियां हैं और बातें हैं जो सामने आई हैं। आपको पता है हमारा ये बड़ा इंतहा मुस्तकिल सेगमेंट रहा है काबीना की जो स्टोरी। इमरान खान साहब का अल्लाह भला करे, उनके दौर में रेगुलर मीटिंग्स होती थी तो हमें हर हफ्ते कोई ना कोई स्टोरीज अच्छी स्कैंडल वहाँ से मिल जाते थे, तो हमारा काम भी चल रहा था, खान साहब की भी चल रहा था। फिर ये रजीम चेंज हुआ, ये आ गए। अच्छा, ऑफ कोर्स कोई भी नई हुकूमत है कि बड़े लोग हमें कहते हैं कुछ स्कैंडल दें, स्कैंडल नहीं, पहले दिन स्कैंडल नहीं बनते होते, टाइम लगता है हुकूमतों को वारदातें करने में, आधे पीछे अपनी वजारतों को समझने में। दो चार मेरे जैसे तबलची ड्रम बीटर वो आते हैं, काम शाम आपको बताते हैं। सो अगर बहुत सारे लोगों ने हमें पहले हफ्ते ताने देना शुरू हो गए थे हुकूमतों को स्कैंडल हैं,
वो भाई मेरे ज़रा सब्र करते होते, स्कैंडल भी आते होते हैं, स्टोरीज भी आती होती हैं, टाइम लगता होता है। सो अब हम दोबारा टेकअप कर रहे हैं चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी एक्सप्लोसिव है, इस तरह की खबरें स्टोरीज जो है ना थोड़ी सी दब जाती हैं, शायद व्यूअर्स भी देख लेना चाहते हूँ। लेकिन आज हमारे पास अच्छी स्टोरीज़ हैं, 2-3 जो मेरा ख्याल है जो शेयर करने वाली हैं पब्लिक उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से हैं, 3-4 हैं। एक तो यह है कि कैबिनेट का जो इजलास अभी हुआ है, इसमें जो मेन चीज़ हुई है तो बताया गया कि $30 बिलियन का इनका लॉसेज हुए हैं, जो एस्टिमेशन इन्होंने लगाई है। और प्लस जो उसमें एम्बेसडर्स हैं हमारे पाकिस्तान से बाहर, उनको कहा गया है कि जब आप वहाँ पे लोकल मुल्कों से अगर कोई इमदाद के लिए पाकिस्तान अपील कर रहे हैं, उनसे मेडिसन की भी अपील करें। पहले मेडिसन की पाकिस्तान अपील नहीं कर रहा था, अब कैबिनेट ने उनको कहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि आप उसके साथ उनसे दवाएँ भी मांगें, क्योंकि पाकिस्तान में शार्टेज होना उनकी आके शुरू हो गई है। एक तो ये था। दूसरी चीज़ जो बड़ी उसमें चीज़ थी, जो उसमें हम ये पाकिस्तानी बैंक हैं, अब इनके फ्रॉड्स इनकी देखें, लोगों से मोहब्बत देखें, इनका प्यार देखें कि इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आई हैं पिछले दिनों में बैंकों के हवाले से। एक मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताई थी कि जो डॉलर के साथ जो खेल खेला गया है, इसमें 8 बैंक मुलविस हैं जिन्होंने डॉलर का खेल खेला है और डॉलर की प्राइस को 245-240 ऊपर ले गए। और उन्होंने कहा भी था हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बैंकों का माफिया इतना पावरफुल है कि हर कोई बैंक है यहाँ पे, वो तो मालिक है। शौकत तरीन के बैंक के खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि बैंक के खुद मालिक रहे हैं, वो वजीर खजाना है। आपको जरूरत है कि उनके बैंक के खिलाफ वो जाके चीज़ें करें। उसमें डॉलर स्कैंडल जो हुआ, कीमतें बढ़ी हैं, उसमें भी 8 बैंक मुलविस थे, वो शामिल थे। अब इन ये जो बैंक हैं 8 बैंक और बल्कि 14 बैंक, इनकी यहाँ पे इंक्वायरी रिपोर्ट्स आई हैं। 2 चीज़ें बड़ी हैं। एक तो ये थी कि ये इन्होंने इस पे बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम के तहत इन्होंने पैसे रिलीज़ किए हैं। ये फ्लड ये थे अफेक्टेड एरियाज़ के लोग थे, इन्होंने बैंकों को पैसे दे दिए हुकूमत ने। इनको कहा गया कि अब आप आगे रिलीज़ करें लोगों को 25,000 रुपये, 20,000 जो भी अमाउंट थी। इन्होंने बैंकों ने क्या काम किया कि इनके आगे अकाउंट में पैसा गया है जब बिलियंस ऑफ रुपीज़। अब जो रिपोर्ट कैबिनेट में पेश हुई, मैं वहाँ से बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। इन्होंने कहा जी हफ्ते और इतवार को हम छुट्टी करेंगे। हुकूमत ने कहा कि मत करें, लोगों को पैसा चाहिए, लोग सड़कों में बैठे, इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जनाब जो भी हो जाए हम तो ये नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं किया। आगे बैंकों के बारे में ये ख्याल है कैबिनेट में कि इन्होंने बैठ के प्रॉफिट कमाया। आपको यहाँ तो एक दिन का आपको पता है प्रॉफिट लिया जाता है, उसका मार्कअप लिया जाता है। सो 3-4 दिन इन्होंने पैसे को रोका है जो इनको देना चाहिए था। इस हुकूमत के कहने के बावजूद इन बैंकों ने नहीं किया। साथ में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को इन्होंने हायर कर लिया है। इनको पैसा दिया है हुकूमत ने, आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। उन्होंने आगे तीसरे बंदे को हायर कर लिया कि आप लोग जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करें। अब ये सारा जो स्कैंडल था, चीज़ें थी, ये कैबिनेट में आई हैं। इस पर बड़ा वजीरों ने उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया कि ये जो लोग बैठे हैं बैंकों के सरबराह बैठे हैं, इंसान हैं, इनमें कोई इंसानी रूह नहीं है, इनको क्राइसिस नजर नहीं आता, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, वो तबाह बर्बाद हो गए। हम लोग उन तक पैसा भेजना चाहते हैं, ये बैंक वाले जो हैं ये काम करने को तैयार नहीं। और हुकूमत के आर्डर्स की, स्टेट बैंक की इस पर परवाह ही नहीं करते। तो उस पर कुछ लोगों ने, वजीरों ने कहा कि आपको इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि बहुत पावरफुल माफिया है बैंकों का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही इशू उनके सामने आया है कि इन्होंने ये हरकत की। अगर ये यही काफ़ी नहीं थी तो साथ में एक और सुने, जिसकी वजह से हुकूमत कहती है डिले हुई है डिसबर्समेंट ऑफ ये मनी, जो टाइमली पैसा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, इन्हीं की वजह से। दूसरा सुने बैंकों का, मई में इस साल हज के लिए इन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी सारी। इनको डेडलाइन दी गई थी कि आप जो 14 बैंकों के साथ मुआहदा किया इन्होंने, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वजारत हज है, इनको डेडलाइन दी गई थी 25 के करीब कि आप जाएं और इनको जितना भी कोटा था, जितने लोग इन्होंने करने थे, इनको बुकिंग करें हाजी साहबान की। इन्होंने कर ली। एक डेडलाइन है, मेरा ख्याल 28 ये मई की डेडलाइन थी। उस वक्त तक इनको ये पता चला है कि इनके पास ये 27 थी जी, इसकी उन्होंने 24 की डेडलाइन थी। उसके बाद इन्हें ये पता ये चला है कि 2490 के करीब लोग जो है ना, जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने डिपॉजिट उन्होंने नहीं करवाए। ये बैंकों ने, ये 14 बैंक थे, इन्होंने क्या किया, मतलब तकरीबन 2500 लोग जो थे जिन्होंने डिपॉजिट नहीं करवाए थे पैसे, इन्होंने उनकी जगह जो वेटिंग में थे ना, उनको कहा कि आप लोग पैसे दें। इन्होंने पैसे उनसे भी ले लिए। और उसके बाद जब डाटा इन्होंने मिलाना शुरू किया तो पता ये चला कि इनसे टेक्निकल फॉल्ट हुई है। जो 2500 बंदा ये कह रहे थे नहीं जमा करवाए, वो भी जमा करवा चुके थे। इन्होंने उनसे भी पैसे ले लिए, इधर से नए बंदे ले लिए। क्राइसिस हो गया कि 2500 बंदा जो आप कह रहे थे एप्लीकेंट नहीं है हमारे पास, एप्लीकेंट आ भी चुका था, आपको पैसे जो हैं वो दे भी चुका था सारे। सो डबलिंग हुई है वहाँ पे, जिसके बाद पूरा क्राइसिस शुरू हुआ है। इस पे उन्होंने कहा है कि जनाब कि ये जो आपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ उनसे इकट्ठे किए हैं, उनसे लोगों से, फिर आपने अपने पास रखे हैं पैसे, जिससे प्रॉब्लम हुए, हुकूमत की नहली सामने आई है। इसमें अगेन 14 बैंक जो थे ना इसमें मुलविस है, जिन्होंने डाटा जो है सही तरीके से वहाँ पर उन्होंने दिया ही नहीं है। इस पर वजीरों ने शोर मचाया। उन्होंने कहा जनाब ये बैंक कर क्या रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ, ये माफिया बन चुके हैं।
मतलब वहाँ पे आप बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में प्रॉब्लम दे रहे हैं, डॉलर्स में इनके नाम आ रहे हैं, 8 बैंकों के नाम आ रहे हैं, अब ये 14 बैंकों के नाम आ रहे हैं कि जनाब इन्होंने हज की जो बुकिंग की है, डबल बुकिंग की और सबसे पैसे लिए। तो वजीरों ने कहा जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनको जुर्माने करें और इन पर पेनल्टीज पड़नी चाहिए। फिर वही बैंकिंग माफिया तो आपको पता है किसी को जुर्म है कि नहीं जी इनको थोड़ा सा वो भेज दें, इनको डिस्प्लेयर कर दें कि जनाब आपने गलत किया और आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये दूसरी उसमें थी, ये बैंकों की कारकर्दगियां बता रहा हूँ। तीसरी खबर ये थी कि वजीरों ने वहाँ पे कहा है कि कुछ ने कि जनाब कि सिंध हुकूमत ने जो इसकी गंदम की कीमत जो है वो 4000 रुपये कर दी है फी मन के हिसाब से। तो आप सिंध को कहें कि ये इससे ज़्यादा इससे मसले हो गए कि वो सिंध छोटा सा सूबा है, असल गंदम तो पंजाब पैदा करता है। तो पंजाब अगर मैच नहीं करता, फेडरल हुकूमत नहीं करती तो सारी गंदम जो है वो सिंध की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। पहले भी उन्होंने किया था। तो उनका ये कहना था कि आप सिंध हुकूमत को कहें कि कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, 4000 रुपये कर दिया, हम मैच नहीं करते तो हम अनपॉपुलर होते हैं, तो लिहाजा उनको कहें कीमत को रैशनलाइज करें, इसको कम करें। इस पर दीगर वजीरों का यह ख्याल था कि नहीं, आप अगर वहां से रशिया से मंगवाते हैं, यूक्रेन से मंगवाते हैं, इतनी महंगी मंगवा रहे हैं, अपने फार्मर्स को इंसेंटिव देंगे, कीमत देंगे, तो जो आ रहा है फूड क्राइसिस आ रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की तरफ जाएगा और हमारा फूड सिक्योरिटी के मसले हल होंगे। हम जो डॉलरों में बाहर से इंपोर्ट करते हैं हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। सो इस पर खैर उन्होंने कहा कमेटी बनाई जाए कि 3000 रुपये तक ले हैं, सिंध को कैल करें। अब क्योंकि इस कैबिनेट में पीपल्स पार्टी के वजीर भी बैठे हुए हैं, बिलावल भी बैठे हुए हैं, उनके और भी 5-6 उनके अहम वजीर हैं। सो उन्होंने कहा कमेटी बनाए, सिंध को राजी किया जाए कि कीमत जो है ना गंदम की इसको कम किया जाए, 3000 रुपये तक ले आए। तो ये भी एक उसमें मेन इशू था कि आपके डॉलर पिछली दफा 10 अरब डॉलर की हमने आपको पता है इंपोर्ट किए, काटन किए, गंदम किए, दालें वगैरह की हैं, शुगर। लास्टली जो बड़ी थी वो चीज़ थी वो थी पैरासिटामोल के हवाले से। उस पर यह पता चला ये पेनाडॉल है, ये सारी चीज़ें पता ही चला वो मार्केट से गायब हो गई हैं। एक समरी आई थी इन्हीं के पास, वजारत हेल्थ लेकर गई है कैबिनेट में 13 सितंबर को। उन्होंने कहा जनाब 10 हमारी ड्रग्स की कीमतें हैं बढ़ाई जाएँ, अच्छा। 10 की, और उनके पास कोई आर्डर भी थे सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कि इनकी कीमतें बढ़ाई जानी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की बला बला। उस पे खैर इन्होंने स्टैंड ले लिया कैबिनेट। उन्होंने कहा कि हम ये कीमतें नहीं बढ़ाते, पहले बड़ी महंगाई हो चुकी है, लोग ऑलरेडी इस पे वो हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। सो इन्होंने बड़ा बोल्ड फैसला किया है कि 10 ये कीमतें जो बढ़ानी थी, जो बड़ा जोर था उस पर सिंध हुकूमत का भी, अगेन सॉरी सिंध के उसका भी था, उसका हाई कोर्ट का। तो कैबिनेट ने रिफ्यूज़ किया कि हम ये कीमतें 10 जो हैं नहीं बढ़ाएंगे। अब उनकी शार्टेज होती है दवाइयों की, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो यही काम करते हैं इस मुल्क में, और पता इदारे और रूल ऑफ लॉ तो रहा नहीं है कि पैरासिटामोल और वो पेनाडॉल जो है वो गायब हो गए। इन्होंने उनको रिलीफ देने के लिए कि पेनाडॉल और उस पर वो जैसे इस वक्त सैलाब के लोगों को नहीं मिल रही, डेंगू चल रहा है, इन्होंने कुछ ड्यूटीज़ में इन्होंने ये जो है ना अगेन उसकी फार्मा इंडस्ट्री है, ड्यूटीज़ और टैक्सेस में उनको इन्होंने रियायत की है, जो कि ठीक किया। मेरा ख्याल है कि अगर हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे तो कम से कम दूसरी साइड से इनको रिलीफ दें। और ये पेनाडॉल वगैरह के लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने एम्बेसडर्स वगैरह को कहा है कि बाहर के मुल्कों को कहें कि हमें पेनाडॉल या ये जो है पैरासिटामोल वगैरह है, हमें इसकी सप्लाईज दें, मेडिसन दें। ये मैंने क्विकली आपको कुछ जी बड़ा क्विक एनालिसिस दिया, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आमिर साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ये जो सियासी मामलात हैं थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। उसी स्पीड से बताएं। टाइम मेरे ख्याल से 4 मिनट, 3 मिनट, 4 तो काफ़ी हैं। अच्छा पहले मैं क्विकली कहूँगा कैबिनेट का, तो खुद कैबिनेट ही एक स्कैंडल है कि 72 लोगों की जब कैबिनेट होगी तो क्या वो आपस में बस वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि कोलिशन की नेचर इस तरह की है। और फिर 2 दर्जन जो है लोग अब टूर्स पे 6 मुल्कों के जा रहे हैं, तो एक मजाक बना हुआ है कि मुल्क में लोगों से भीख मांग रहे हैं, सैलाब के में पैसे चाहिए और वहाँ पे याशियाँ हो रही हैं। पहले तो इन इट सेल्फ है। दूसरा ये सैलाब से रिलेटेड जो अभी गाज साहब ने बात की है पैरासीटामोल की, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त स्कैंडल चल रहा है कि इस वक्त मलेरिया डेंगू जो है ना उसके लिए पेनाडॉल चाहिए। उसके अंदर आप बल्कि कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि आइब्रूफेन और एस्प्रिन वगैरह नहीं करनी चाहिए, और मार्केट में वो है नहीं है। तो गवर्नमेंट ये डिस्कस करती फिर रही है कि जनाब इनको सब्सिडी दी जाए, ये भी डिस्कस किया गया, बजाय इसके कि कोई जवाज़ ही नहीं है उनका कीमत बढ़ाने का पैरासीटामोल वालों का। उन्होंने पहले बढ़ा दिए थे 80 पैसे, बाद में फिर वो 3000 से 1800 पर केजी ले गए, और अभी ऑडिट के डर से मगर एस्प्रिन और जो पेनाडॉल है उसका जो रॉ मटेरियल है वो एक ही है,
और उसके लिए जो आता है एक दो चीज़ें एक ही हैं तो एक की कीमत बढ़ जाती है, एक की नहीं बढ़ जाता है। ये ज़रूरत थी कि उनके खिलाफ एक्शन होता और जो महंगी दवाइयाँ बेच रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं उनको बैन करें। इस वक्त जो है लोग मर रहे हैं पैरासीटामोल ना होने की वजह से और पैनाडोल ना होने की वजह से, लोग बिल्कुल उसके ऊपर आए हुए हैं, तो उनके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन हो रहा है। क्विकली मैं ये खबर दे दूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ये ऐलान तो बड़े भरपूर कर रहे हैं कि हम कुछ उम्र निकाल देंगे इमरान खान का, और उन्होंने ज़ाहिर हफ्ते को कॉल दी हुई है कि लोग इकट्ठे होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी माजरत कर ली है क्योंकि लास्ट टाइम जो इन्होंने 25 मई को यहाँ बहुत सारे इमेजेस गए कि वो जो शेल मारे जा रहे थे उसके अंदर रेंजर्स के लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाया गया, उस पर इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फ्लैग आया। तो वो इस दफ़ा अपनी विजिबिलिटी नहीं चाह रहे। उन्होंने गवर्नमेंट को ये कन्वे किया है कि एक तो हमारे बॉर्डर पे भी सिचुएशन उस तरह की है, दूसरा सैलाब के अंदर जो है ना बेताशा पाकिस्तान फ़ौज के लोग शामिल हैं, तो हमें कोशिश करें कि आप ओवरली इन्वॉल्व ना करें। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये दावों की हद तक तो है, मगर अभी जिस तरह मैं आ रहा था हमारे दफ्तर तक कल कंटेनर लगे हुए थे, अब वो कह रहे थे वो किसान रैली के लिए थे तो इनके लिए नहीं है, तो कंटेनर नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि ये अगर वो करना चाहें तो ये 25 मई वाला ये दावे ही है, उससे कंपैरिजन नहीं बनता बड़े आराम से। मगर इमरान खान साहब के लिए भी सोचने की ज़रूरत है, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कल को प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या बनना है, तो फिर ये भी एक बैलेंस तवाज़ुन रखना पड़ेगा इनको भी। तो ये कोई ये नहीं है कि बस ये पूरा दिल्ली शहर को ही फतह कर लें, इसीलिए वो पानीपत पे लड़ाइयाँ होती थी कि दिल्ली के ऊपर जलगार ना हो, तो ये इनके लिए भी लम्हा फिक्री है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।